आइए बच्चों हम देखते हैं उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए यह क्या होता है। देखिए जब जो दर्पण का जो द्वारक होता है, ठीक है, वो वक्रता त्रिज्या से जब आधी होती है, ठीक है, जब ये हमारा दर्पण का, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक, जब इसका ये जो द्वारक होता है, ठीक है, इसका जो ये द्वारक होता है, ठीक, वह इसका जो त्रिज्या होता है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, इधर अभी बनाएंगे फिगर। ठीक है, समझ जाइए। पहले जो इसका जो ये वक्रता त्रिज्या जो होता है, ठीक है, इससे जब ये छोटा होता है तो उसका जो फोकस होता है, ठीक है, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम कहें तो देखिए जब उत्तल दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या यानी कि R से छोटा होता है, तो फोकस दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम कहे तो जो हमारा ये फोकस है, ठीक है, वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, ये कैसे आधी होती है, ठीक है, इसी को हमें और इनका कैसा संबंध होता है, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बीच पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हम मिटाकर दूसरा हम बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक से बना नहीं है। यह हमारा उत्तल दर्पण है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम M1 और M2 है। M2 और यह जो दर्पण है इसका P एक ध्रुव है। ठीक है, P जो होता है वो ध्रुव होता है, और ये जो रेखा जाती है ध्रुव, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक, जब ध्रुव और वक्रता केंद्र से कोई रेखा जाती है तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको हम अभी सिद्ध करना बता रहे हैं। ठीक, पहले हम उसको समझा दें, उसके बाद लिख के समझाएंगे। ठीक है, देखिए यह हमारा दर्पण M1 और M2 है, जिसका जो ध्रुव जो है वो हमारा P है, और इसका ये जो दर्पण है उसका वक्रता केंद्र ये है हमारा C। ठीक है, और हम जैसे कि पहले भी आपको बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो आधी दूरी होती है वो हमारा फोकस होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये इसकी आधी दूरी जो है ये फोकस है यहाँ पे। ठीक है, यह इसका फोकस है। ठीक, अब देखिए जब हम इस दर्पण पे कोई किरण डालते हैं, ठीक है, जब ये दर्पण पे हम कोई किरण डालते हैं, ठीक, तो यह परावर्तित हो जाती है, और ये परावर्तित होती है तो ये फैलती है, ऐसे ये फैलती है। ठीक है, ऐसे ये फैलती है। ठीक है, ये जब हम इस पे कोई किरण डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसका नाम B रख दें और इसका नाम A रख दें, जो कल नाम रखे थे वही नाम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोगों को मतलब दोनों का तुलना करके इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा B और A है, और ये हम इसको कुछ भी रख देते हैं, D रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इस उत्तल दर्पण पर हम किसी बिंदु बिंब किरण यानी कि वस्तु का जब प्रकाश हम यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, किरण BA ये दर्पण के बिंदु A पर टकराता है। ठीक है, टकराने के बाद ये जो परावर्तित होती है किरण जो हमारी D है, ठीक है, वो हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह हमारी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
मतलब आभास होगा कि वो फोकस से आएगा, ठीक है। और देखिए ये जो होता है हमारा, ये आपतित किरण जो है और ये हमारी परावर्तित किरण है, इसके बीच में एक अभिलंब होता है परिवर्तन के नियम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब हम इसको हम किरण को यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, यदि हम सी को ए से मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इस पे अभिलंब पड़ता है, ठीक, ये किरण अभिलंब हो जाती है, ठीक। यहाँ से कोई किरण यदि जाती है इस बिंदु पर तो वो इसको इस पे अभिलंब पड़ता है, ठीक। यानी कि हम इसका नाम यदि हम एन रख दें तो देखिए जो ए और एन है वो इस पे बी ए डी जो हमारा एंगल है बी ए डी उस पे लंब पड़ेगा, ठीक है। और ये सॉरी ये जो हमारा दर्पण है ना उस पे लंब पड़ेगा ये, ठीक है। एक मिनट कंफ्यूज हो गई, ठीक है। ये जो हमारा ये दर्पण है इस पे लंब पड़ेगा, यानी कि ये दर्पण पर 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। और परिवर्तन के नियम के अनुसार जब हमारा ये कोण है, कोण बी ए एन, ठीक है, बी ए एन वो बराबर होगा, यानी कि ये आपतित किरण है हमारा आई और ये हमारा आर है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा इसके कोण एंगल एन ए डी के, ठीक है। कोण ये जो कोण है ये वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये बराबर हो गया, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मिटा दिया, अभी इसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। जब ये कोण आपस में बराबर हो गया तो यदि हम देखें तो जो हमारी ये कोण है, ये कोण आर और ये कोण, ठीक, ये शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर ये भी बराबर हमारी हो जाएगी, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो कोई भी रेखा कैसे भी काटे, चाहे ऐसे काटे या ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे, कैसे भी काटेगी वो, तो जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर, कोण जो होता है उसका आमने सामने का जो कोण होता है, सॉरी भुजा नहीं कोण, वो बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा और ये जो है बड़ा वाला ये बड़ा वाला के बराबर होगा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर यदि हम देखें तो जो हमारा कोण ए एन ए डी है वो बराबर होगा कोण एफ ए सी के, ठीक है। यानी कि जो जब ये आर है तो हमारा ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया आप लोगों को समझ में। अब देखिए जो हमारा कोण ये है बी ए एन है वो बराबर हो जाएगा हमारा इसके कोण, देखिए एंगल एफ सी ए के, ठीक है। एंगल एफ सी ए हमारा बराबर होगा एंगल एन ए बी के या फिर बी एन ए के, ठीक है, बी एन ए एन के, ठीक है, ए एन के। ये जो हमारा कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, ठीक है, ये संगत कोण के अनुसार बराबर होगा, ठीक है। संगत कोण किसे कहते हैं? जब देखिए जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाएं होती हैं, उन्हें कोई रेखा एक काटती है जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अंतः का कोण होता है, ये अंदर का कोण जो होता है, ठीक, और ये जो बाह्य का मतलब एक अंदर का कोण हो और एक बाहर का कोण हो, तो वो जो होती है वो संगत कोण कहलाती है। तो यदि हम इसको देखें तो ये बाह्य कोण है, मतलब इसको कोई घेरा नहीं है कोई रेखा, ठीक है। ये हमारे कोण और ये कोण यानी कि इस रेखा के अंदर ये कोण है और ये हमारा बाहर है, ठीक है। तो ये इसके जितना ये कोण बनाया गई है जितना मान इसका रहेगा उतना मान इसका होगा, जितना डिग्री ये है उतना डिग्री ये है, ठीक है। यदि हम कल जो आप लोगों को बताए थे कि ये जो समांतर रेखाएं होती हैं इस पे अगर कोई भी रेखा काटती है तो वो उसका एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। एकांतर कोण में और इसमें फर्क इतना है कि जो हमारा एकांतर कोण होता है ये जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये समांतर नहीं, हम समांतर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी समांतर रेखा है, इसको ये कोई किरण काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो जो ये हमारा ये वाला कोण होता है, ठीक है, वो अंतः कोण मतलब इसी के अंदर रेखा के अंदर कोण रहेगा। ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि तिर्यक रेखा के विपरीत और नीचे, ठीक है। और जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये ए है
तो ये ए डेश, ठीक, इसके बराबर, और ये बी है तो ये बी डेश इसके बराबर, ठीक है। और देखिए अब जो ये बाह्य कोण है हमारा, ये जो बाह्य कोण है वो इस रेखा के इधर है ना, ठीक, तो ये इस रेखा के बाहर की तरफ ही इसके बराबर ही हो जाएगा, ये सी और ये सी डेश, और ये इधर है ना इस रेखा के, तो इस रेखा के बगल में वाला जो हो जाएगा हमारा डी, और ये हमारा हो जाएगा डी डेश, ठीक है। तो ये बस इतना अंतर इसमें है एकांतर कोण में, ठीक है। एकांतर कोण और संगत कोण में फर्क इतना है कि जो ये होता है तो बाहर का लेते हैं, ठीक है, और जो अंदर का कोण होता है वो अंदर से लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए हमारा जो संगत कोण है वो एक बाहर का रहेगा और एक अंदर का रहेगा, ठीक। यदि हम यहीं पे देखें तो हमारा शीर्षाभिमुख कोण यदि हम देखें तो ये इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दो रेखा हो जाएंगे कि नहीं, और दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, ठीक। तो जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये है वो इसके बराबर। तो हमें तो एकांतर कोण तो मैं पहले आपको समझा दी, ये भी हम समझा दी ताकि इसमें और इसमें आप लोगों को मतलब कि परेशानी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, समझने में। तो देखिए एक बाह्य कोण होता है और एक अंदर का कोण होता है, ठीक, तो वो इन दोनों बराबर होता है। तो इसके अनुसार जो हमारा इस कोण को यदि हम देखें, ये जो हमारा एंगल है, एंगल एन ए बी, ये बाह्य कोण एक हो गया, ठीक। और ये इस रेखा को यदि हम और आगे यदि हम बढ़ा दें, ठीक, इसको भी तो हम कल्पना करके बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको बढ़ाएं, इस वाले रेखा को बढ़ाएं, इसको हम कल्पना करके मिला दिए, तो उसको उसी तरह इसको भी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारी एक समांतर रेखा हो गई ये दोनों, ठीक है। अब ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा और ये हमारा अंतः कोण हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो ये संगत कोण और ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जब आई है तो हमारा ये भी आई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब ये आई है तो हमारा ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए जब ये कोण दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, ठीक, आई और आर, परिवर्तन के नियम के अनुसार जो दूसरा नियम कहता है कि जो हमारा एंगल आई है यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है, वो बराबर होता है परावर्तित किरण की, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आई बराबर होता है आर के। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना बराबर। और जब ये दोनों बराबर होगा तो ये भी हमारा ये जो है ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे रेखाएं। अब देखिए, अब चलिए हम इसको आप लोगों को लिख के बताते हैं, ठीक है। इतना आप इसको लिख लीजिए और इस चित्र को आप थोड़ा बगल में बना लीजिएगा, इस पे कुछ हम लिखवाना है आप लोगों को, ठीक है। आपको ये F इक्वल टू R/2 सिद्ध कराना है, ठीक है। अब देखिए हम जैसा कल आप लोगों को हम बताए थे अवतल दर्पण का संबंध बताए थे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में, ठीक है। फोकस में आप लोगों को ये तो वही एकदम बिल्कुल यहाँ पर है, बस फर्क सिर्फ थोड़ा सा है। तो अब देखिए माना कि इसमें पहला पॉइंट यदि हम बताएं आप लोगों को, पहला पॉइंट यदि बताएं तो देखिए माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक P, ठीक है, P वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र हम लिखेंगे, ठीक है, वक्रता केंद्र C, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है, C तथा फोकस दूरी F तथा फोकस दूरी F है, ठीक है, F है। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका पॉइंट, किरण BA को
किरण बी ए को दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है। ठीक है, ए पर टकराती है। ठीक है, ए पर टकराती है। अब देखिए इसको आगे हम कैसे लिखेंगे। ए पर टकराती है, फिर परावर्तित किरण, तीसरा पॉइंट लिखिए इसका। टकराती है हो गया। अब देखिए परावर्तित किरण फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है तथा AD दिशा में जाती है दिशा में जाती है। ठीक है, एक किरण जो है हमारी बी ए, ठीक है, वह दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, अभी तीसरा पॉइंट। अब देखिए जो परावर्तित किरण वो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा एडी दिशा में वो चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए यदि चौथा पॉइंट इसका देखिए, यदि बिंदु सी को बिंदु ए से मिलाए, यदि बिंदु सी को बिंदु ए से मिलाएं बिंदु ए तथा ए एन तक आगे बढ़ाएं। ठीक है, तथा ए एन तक आगे बढ़ाएं तो जो हमारा ए और एन होगा वो इस दर्पण पे, ठीक है, वो इस दर्पण पे लंब होगा। यानी कि लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाला। बढ़ाए तो एन दर्पण के बिंदु ए पर लंब होगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं, इसको समझाते हैं। देखिए यदि हम ये जो बिंदु सी है वो बिंदु ए तक यदि हम मिलाएं, ठीक है, बिंदु सी को बिंदु ए तक मिलाएं तथा इसको ए से एन तक आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा ए एन होगा वो हमारे इस दर्पण पर लंब होगा। ठीक है, ए एन इस दर्पण पे लंब होगा। और इसमें कुछ अतः एंगल बी ए इन आपतित कोण
कोण तथा NAD एंगल NAD परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण होगा। ठीक है बच्चों, देखिए माना कि M1 M2 एक दर्पण है, उत्तल दर्पण जिसका द्वारक P है, उसका वक्रता केंद्र C है, फोकस F है। देखिए दूसरा, यदि हम किरण B A को दर्पण के बिंदु A पर गिराते हैं तो गिराने के बाद वो परावर्तित किरण जो होती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा AD दिशा में वो चली जाती है। ठीक है, यदि हम बिंदु C को बिंदु A से मिलाते हैं तो और उसको N तक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा AN होता है वो हमारे दर्पण पे लंब होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कहें तो जो हमारा हाँ ठीक है, हमारा जो एंगल है BAN वो आपतित जो कोण है वो बराबर होता है एंगल NAD के। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना आप लोग लिखिए, उसके आगे हम बता रहे हैं। थोड़ा कैमरा देख ले एक बार। देखिए बच्चों, परावर्तन के नियम से, ठीक है, अतः परावर्तन के नियम से, ठीक है, हमारा एंगल BAN बराबर होगा एंगल NAD के। ठीक है, परावर्तन के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन के अनुसार। अब देखिए एंगल BAN बराबर होगा एंगल FCA के। ये है हमारा संगत कोण का, लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये संगत कोण से, ठीक है, कोण से, ये हमारा संगत कोण से, ये जो है ये इसके बराबर होगा संगत कोण से। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कोण है NAD, कोण NAD बराबर है कोण FCA के, नहीं FAC के। ठीक है, FAC के, ये है हमारा शीर्षाभिमुख कोण की। ठीक है, ये बराबर है इसके शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। ठीक है, अभी देखते हैं, आइए बच्चों देखते हैं इसको। जो हमारा NAD है, NAD वो बराबर है हमारा FAC के शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। अब देखिए जब ये बराबर हो गया है, I और R दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये जो एंगल है, एंगल A और एंगल C बराबर हो कि नहीं, I R और I ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं, इसलिए जो हमारा एंगल है कोण FAC बराबर, देखिए बच्चों बराबर के चिन्ह बीच में एकदम बराबर लिखिएगा, इससे ना कॉपी देखने में अच्छी लगती है और अच्छे एग्जामिनर नंबर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एंगल FAC बराबर है कोण FCA के। ठीक है, ये बराबर है FAC बराबर है FCA के, यानी कि ये बराबर है इसके। इसलिए हम कहें तो जो हमारा ये दूरी है और ये दूरी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए AF बराबर है FC के। ठीक है, इसलिए जो हमारा AF है वो बराबर हो जाएगा FC के। ठीक है, अब देखिए इसमें AP। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक
दर्पण का द्वारक, ठीक है, बहुत छोटा हो तो, द्वारक छोटा हो तो, छोटा हो तो जो हमारा ए है बिंदु हो तो बिंदु ए बिंदु पी के समीप होगा, पी के समीप होगा, ठीक है, होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि इसके समीप होता तो जो इतना बराबर ये है तो उसके बराबर ये होता कि नहीं होता, ठीक है। यानी कि देख लीजिए ये जो इसके यदि समीप होता, ठीक है, यानी कि हम मान लें कि ये जो किरण जा रही है वो बहुत इसके नजदीक से गई हो तो ठीक है, तो वो जो और सब कुछ यही होगा, जो किरण यहाँ पे जा रही है चाहे वो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए या फिर बिल्कुल पास जाए, ठीक है, तो उन सभी का ऐसे ही फिगर बनेगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत इसको जूम कर दिए, यदि इसको हम और छोटा कर देंगे तो इसका समीप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। लेकिन देखिए ये जो हमारा कहा गया है कि यदि द्वारक बहुत छोटा हो, यानी कि द्वारक ये तो बहुत इतना बड़ा है ना, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, इतना छोटा यदि होता, इतना छोटा, ठीक, तो ये जो हमारा ए है उसके समीप होता कि नहीं होता, तो ठीक है, होता। तो जो हमारा एफ है वो बराबर होता पीएफ के, ठीक है, जो हमारा एफ है एफ वो बराबर होता पीएफ के, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो हमारा एफ है ए और एफ वो बराबर है एफ और सी के, यानी कि जो ये है ये बराबर है इसके, तो जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक, और एक और बच्चा है, ठीक, ये इसके बराबर है, ठीक, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, ठीक है। उसी तरह जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी इसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो पीएफ है बराबर होगा एफसी के, अर्थात जो हमारा पीएफ है वो बराबर होगा एफसी के, ठीक है, एफसी के। यदि ठीक है ये इधर का उधर, ठीक है, यदि दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता त्रिज्या लेंगे, त्रिज्या, ये हमारा वक्रता त्रिज्या है पी और सी, वक्रता त्रिज्या है। दर्पण का इधर लिख रहे हैं बच्चों इसे मिटाकर, यदि उसको यहाँ पे लिख लीजिए पी एफ बराबर है एफ सी के, ठीक है, यदि दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो हमारा वक्रता त्रिज्या पीसी आर हो तथा फोकस दूरी यानी कि हमारा ये फोकस दूरी है पीएफ स्मॉल एफ हो तो ठीक है, स्मॉल एफ हो तो। अब देखिए तो यदि हम इसके जगह पर एफ का मान रख दें हो तो, और देखिए बच्चों एक बात और, जो हमारा पीएफ होता है एफसी के बराबर होता है, ठीक,
और इसके आगे और थोड़ा लिख लीजिए, जो हमारा पी एफ जो है वो बराबर होता है एफ सी के, और ये जो दोनों बराबर होता है हमारा पी और सी का आधा, ठीक है, यानी कि पी सी का ये आधा होता है, ठीक, ये पी और सी का आधा होता है, भूल गए थोड़ा बताना। ये मतलब कि जो हमारी ये जो फोकस दूरी होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। यहाँ पे आपको तो बताए थे, देखिए जो हमारा ये वक्रता त्रिज्या होता है उसके मध्य में फोकस होता है, यानी कि यदि यह 2 मीटर है तो ये 1 मीटर का होगा, यानी कि इसका ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये 2 मीटर है, तो इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, आधा हुआ ना, तो ठीक है, तो ये यही होगा, ये इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे। तो यदि हम इन सब का मान इसमें रखें, आर का मान यहाँ पे और एफ का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक है, ये हम सिद्ध कर दिया आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए ये तो एफ के लिए है, आर अपॉन 2, यदि हमें आर ज्ञात करना हो, यदि हमें आर ज्ञात करना हो तो इस 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है, यानी कि 2f इक्वल टू आर, ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक है। आप लोगों को हम क्या बताए थे अब तक के, यदि हम फिर से रिवीजन करें बच्चों, देखिए ये हमारा सिद्ध हो गया ना, यदि हम शुरू से रिवीजन करें तो हमें कहा गया है कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब उसका जो द्वारक होता है वह वक्रता त्रिज्या जो होती है, यानी कि इसे मिटाकर हम बताएं तो देखिए यह हमारा एक उत्तल दर्पण है, ठीक, यह इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, ठीक है, एफ, ये इसका द्वारक है, यह M1 और M2 है, ये हमारा ध्रुव है P, ठीक है। जब उत्तल दर्पण का या फिर कहें तो गोलीय दर्पण का जो द्वारक होता है वह वक्रता त्रिज्या यानी P और C, ये हमारा वक्रता त्रिज्या है यहां से यहां तक, ठीक है, इसके बराबर, ठीक है, यहां से, इसे हम R से दर्शाते हैं, ठीक। जब हमारा जो दर्पण का द्वारक होता है वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तो जो हमारा फोकस होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, ठीक है, आधी होती है, ये कहा गया, ठीक। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको मतलब ये कैसे आया f इक्वल टू आर अपॉन 2 कैसे आया, उसके लिए हम आपको सिद्ध करके इसको बताए हैं कि माना कि यह M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका वक्रता केंद्र C है, फिर फोकस दूरी f है, ध्रुव इसका P है, फिर हम इस पे एक बिंदु किरण, ठीक है, इस पे किरण हम इस पे डालते हैं जिसका नाम B और A था, जो दर्पण के बिंदु A पर गिरता है, ठीक है, और गिरने के बाद जो परावर्तित किरण जो होती है हमारी वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और वह किसी दिशा में AD की दिशा में वो चली जाती है, ठीक है, AD दिशा में वो चली जाती है, ठीक। यदि हम C को A से यदि हम मिला दे, ठीक है, A से मिला दे हम ऐसे, तो जो ये होता है परिवर्तन के नियम के अनुसार जो ये होता है एंगल ए पर ये लंब पड़ता है, ठीक है, एंगल ए पर दर्पण का जो बिंदु ए होता है इसका बिंदु जो ए है ये इस पे लंब हो गया, यानी कि ये 90 अंश का कोण इसे बनाएगा। और यदि हम परिवर्तन का नियम से देखें तो जो कोण हमारा ए और ये एन तक जाता है, ठीक है, इस पे इसको यहाँ तक मिलाकर और एन तक हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये कोण होता है BAN जिसे हम आपतन कोण कहते हैं I, और ये जो होता है परावर्तन कोण होता है R, वो बराबर होता है जो हमारा कोण है BAN बराबर होता है कोण NAD के, ठीक है, ये हो गया हमारा परिवर्तन के नियम से, ठीक।
अब देखिए ये जो हमारा कोड है, कोड NAD जो होता है वो बराबर होता है कोड FAC के, कोड FAC के। ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोड, यानी कि ये R है तो ये भी हमारा R हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसकी बात करते हैं। इसकी कोड एंगल BAN जो है वो बराबर होता है किसके, एंगल FCA के। ठीक है, एंगल FCA के, ये हमारा है संगत कोड। यदि हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा संगत कोड ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जब ये संगत कोड बराबर तो ये आई है तो ये भी हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, आई होगा कि नहीं होगा, जब ये कोड दोनों आपस में बराबर हैं तो ये आई और आर के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए जब ये सब बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये दोनों ये इसके बराबर हो गया, ये वाला, ये दोनों जब बराबर थे ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तब इसलिए जो हमारा एंगल है, एंगल FAC वो बराबर होगा कोड FCA के। ठीक है, और जब ये कोड बराबर हो गया तो जो हमारा ये दूरी है AF, ठीक है, AF वो भी बराबर हो जाएगा हमारा इसके FC के। ठीक है, यदि हम इसको, और देखिए जब दर्पण द्वारक बहुत छोटा होता है तो जो A होता है वो P के बहुत समीप होता है। ठीक है, तो इसलिए यदि हम कहें तो जो हमारा AF है वो, जो हमारा AF है, AF वो भी बराबर हो जाएगा PF के, P और F के। और ये दोनों, और जो PF है वो F, इसको थोड़ा हटा दें, कंफ्यूजन हो जा रहा है बार बार इसी की वजह से। जो F है वो C, ठीक है, FC के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। जो हमारा PF है, PF वो हमारे AC के बराबर हो जाएगा, AC के। और ये जो दोनों हैं वो हमारे P और C के आधा होंगे। ठीक है, हमारे P और C का आधा होगा। यदि हम AF को, फोकस दूरी को F यदि हम मान ले, ठीक है, इसको यदि F मान ले, ये है हमारा, और ये जो हमारे यहाँ से यहाँ तक है उसे हम R मान ले। ठीक, तो हम इसके यदि हम मान रखें इसका जगह पर, तो हमारा ये भी जो है AC PF FC होगा, सॉरी FC। ठीक है, FC ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जो हमारा PF है वो FC, ये दोनों बराबर होंगे PC का आधा। यदि कहे तो वो भी सही था। ठीक है, ये भी सही है। यदि हम कहे तो हमारा AF जो है वो भी इसके आधा PC का आधा होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो रेखा है AF वो बराबर है FC के, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हम इसको ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसको हम हटा दे तो सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा PF जो है, PF यदि हम उसको F मान ले तो ये हमारा हो जाएगा F। ठीक है, इजक्वल टू, ये दोनों F हो जाएगा। तो हम दो बार F क्यों लिखे, F इजक्वल टू R/2। तो बात तो एक ही हुआ, F बराबर है तो इसको एक हटा दे। ठीक है, तो हमारे ये हो जाएगा F इजक्वल टू R/2। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसको लिख लीजिए और समझ लीजिएगा, और जहाँ समझ में ना आए वहां पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मतलब कि बता दीजिए एक बार और, तो एक बार और हम बता देंगे। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। लिख लीजिए इसे।